हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर अब अल्टीमेटम दिया गया था 11 अप्रैल तक का करणी सेना के द्वारा अतिथि शिक्षकों की मांगे और 18 सूत्री जो मांगे थी उसको लेकर। ठीक है, तो इसमें अतिथि शिक्षकों की मांग भी है। तो अतिथि शिक्षक की मांग पूरी नहीं होने से 11 तारीख के बाद अब भोपाल में फिर से आंदोलन किया जाएगा और अगर मांगे नहीं मानती हैं तो सत्ता परिवर्तन भी किया जाएगा। करणी सेना के अध्यक्ष हैं जीवन सिंह शेरपुर जी, इनने स्पष्ट कहा है कि अब सत्ता परिवर्तन होगा अगर 18 मांगे नहीं मांगी तो। अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना निश्चित ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 18 मांगे सभी मांगी गई तो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जरूर होगा। जो 4 मांगे नहीं मानी गई थी वो केंद्र की मांगे थी, ठीक है, लेकिन राज्य की मांगे इसको माना जाएगा, इन्हें स्पष्ट कहा है। वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पाने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें क्या कहा जा रहा है। जैसे अतिथि शिक्षकों के बहुत मैसेज आया कि आपने उनकी बात उठाई थी, जिनकी आपसे गुजारिश थी कि आप अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाते रहे, अब आप उठाई रहे। दूसरा, मुझे ईडब्ल्यूएस में जो जमीन का वो निर्धारित कर दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में हमारे साथ हर वर्ग का व्यक्ति लड़ा। हमारे आंदोलन में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी मांग रखी गई थी कि इनको स्थायी किया जाए। इनका मौलिक अधिकार है कि इनको कम से कम 5 साल 10 साल से नौकरी कर रहे हैं तो उनको स्थायी किया जाए, परमानेंट किया जाए। उन लोगों ने भी हमारे आंदोलन समाप्त होने के बाद जब हमने वो दिया था उसमें, तो उन्होंने भी फिर एक आंदोलन धरना प्रदर्शन करा था। उसमें भी 950 युवाओं का रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छीन लिया, उनको भी बेघर कर दिया। सहायक सचिव हमारे साथ ताकत के साथ लड़े थे, उनके भी हमने बात रखी थी, उसमें उनका भी कोई निराकरण नहीं हुआ है, वो भी लगातार प्रताड़ित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रताड़ित है। आज जो कोटवाल होते हैं, चौकीदार जिनको हम बोलते हैं, वो भी प्रताड़ित है, वो भी आंदोलन करते हैं। ऐसे कई ऐसे संगठन हैं, जैसे संविदा कर्मी हैं, उनके भी कोई मतलब हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई और सारे लोग अभी तक प्रताड़ित है। जितने भी संगठन है हमारे साथ, जैसे कोरोना में जिन लोगों ने सेवाएं दी थी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जो शहीद हुए, हमारी नजर में तो शहीद है, क्योंकि आप और हम सबके लिए फ्रंट लाइन में लड़ रहे थे, उन लोगों का भी कुछ नहीं कराया सरकार ने। वो भी हमारी इन मांगों में शामिल थे। हमारी 18 सूत्री मांगों में जितने भी लोग उसमें शामिल थे, कहीं ना कहीं अभी भी हमसे संपर्क में है। अतिथि शिक्षक हुए, रोजगार सहायक हुए, या जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे वो अभी भी जुड़े हुए हैं। वो सब बोल रहे हैं कि इस बार सरकार को वोट की चोट करेंगे और उसको सत्ता से बाहर करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि चुनावी साल है, इसमें ये संदेश किस तरह से जाना चाहिए। और पिछली बार जिस तरीके से सवर्ण आंदोलन का कितना बड़ा असर हुआ, और जो राजनीतिक विश्लेषक है पूरे देश भर के, उन्होंने एक बड़ा फैक्टर माना उस वक्त 2018 के चुनाव में। लेकिन इस दरमियान बीच में जो जिक्र आया आपसे, जब ये इंटरव्यू था तो इसकी लिंक जब शेयर हो रही थी तो कई कमेंट, इसके पहले मैसेज भी आया मेरे पास। और अतिथि शिक्षकों की लड़ाई और जितने भी संगठन हमारे साथ थे, भले वो कोरोना के योद्धा हो, अतिथि शिक्षक हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, संविदा कर्मी हो, या रोजगार सहायक हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, जितने भी संगठन हमारे साथ लड़ रहे थे, हमने उसी दिन वचन दिया था कि जब तक जिएंगे उनके हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आपने हमारा सहयोग करा है, हम आपका भी सहयोग करेंगे और आपकी लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, भले वो अतिथि शिक्षक हो, कोई सा भी संगठन हो, उन सबकी लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ी जाएगी। तो लड़ाई की दिशा हम क्या माने? क्या हम कहीं पर एक आंदोलन को माने या उस जन जागरण को माने? क्योंकि आपने कहा कि हमारा विश्वास व्यवस्था परिवर्तन में था, लेकिन सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं। प्रजातंत्र में सत्ता परिवर्तन की घड़ी चुनाव में आती है, और आप और हम जिस साल में बात कर रहे हैं इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर में फिर अगर मान लो सुनवाई नहीं होती है तो किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाएगा? हम अब जो दल बचे हैं उनको भी हमारा मांग पत्र भेजेंगे कि आप इन मुद्दों के साथ हमारे साथ लड़ते हैं तो हम आपके साथ लड़ेंगे। और सत्ता परिवर्तन इसलिए क्योंकि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम बार बार प्रयास कर रहे थे कि जो व्यवस्थाएं बिगड़ी है उनको सुधारा जाए, और जो वर्तमान सरकार है वो सुधार सकती है उनको। और हमने कोई भी नाजायज मांग नहीं मांगी कि वो जो पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हम इन 18 मांगों को पूरा कर सकते हैं 22 में से, ये 4 मांगे हम पूरा नहीं कर सकते। हमने स्वयं स्वीकार कर लिया कि आपके हाथ की नहीं है, कोई बात नहीं, आप इन 18 को पूरा कर देना। यदि हमारा मकसद सत्ता परिवर्तन ही होता तो हम 22 की 22 पे ही अड़े रहते और वो आंदोलन चलता रहता। हमने सरकार को समझ दिया कि आप ये व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हो, हमको आप पे विश्वास है, तो कम से कम आप इनको पूरा करें और जनता में अपना विश्वास कायम रखें। कि भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग विशेष को लेकर नहीं चलती है, सब लोगों को साथ में लेकर चलती है। सबका साथ सबका विकास की जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित होती है, क्योंकि हर वर्ग की लड़ाई हम सब मिलकर एक साथ लड़ रहे थे, और उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है तो कहीं ना कहीं विश्वास जो है लोगों में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बनता है। पर सरकार कतई ये नहीं चाहती कि हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़े। सरकार तो खुद ये चाहती है कि हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़े। इसलिए उन्होंने अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं करी, और जब मांगे पूरी नहीं होगी तो हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई सारे लोग मिलकर अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले इलेक्शन में सत्ता से बाहर करेंगे। और उसके लिए क्या करणी सेना परिवार अपने भी उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है? हाँ बिल्कुल, सर्व समाज के उम्मीदवार करणी सेना परिवार उतारेगी, अपने उम्मीदवारों को उतारेगी चुनाव में। पिछले चुनाव के पहले मुझे याद है, जब मैं खासतौर पर मध्य प्रदेश कवर कर रहा था, तब सपाक्स आंदोलन का बहुत बड़ा जोर था। उस वक्त सवर्ण आंदोलन और सपाक्स की जब हम बात करें, वो एक आंदोलन एक बहुत बड़ा हुआ था। ये जरूर है कि उसके अंडर करंट में सत्ता परिवर्तन कर दिया, लेकिन
जो सपाक्स ने अपने कैंडिडेट उतारे थे वो कहीं से कोई वैसा कमाल नहीं कर पाए, वैसे कोई जीत नहीं दर्ज कर पाए। तो आपको लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में स्वयं उतरने से ज्यादा जरूरी हो जाता है उस करंट को पैदा करना जो व्यवस्था सत्ता परिवर्तन करवा दे? नहीं, हम पहले हमने बताया आपको, हम दूसरे दलों से भी बात करेंगे। यदि वो जी हमारी जी। बातों को मानते हैं और वो हमारे साथ हमारे मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ते हैं तो हम उनके साथ जाएंगे। यदि नहीं मानते तो हम हमारा खुद का दल उतारेंगे। और इस बार ये इतिहास गवाह रहेगा कि जो दल नया जो हाथों हाथ आएगा राजनीति के लिए, सामाजिक संगठन मान ले करनी सेना परिवार सर्व समाज को लेकर राजनीति में उतरेगा और अपनी जीत भी दर्ज कराएगा और अपनी अहम भूमिका भी निर्धारित करेगा सरकार बनाने। बिल्कुल। तो इसको लेकर अभी से आपने कुछ शुरुआत की है कहीं पे कैंडिडेट सर्वे की, देखने की? अब हम तैयारी 11 तारीख के बाद चालू करेंगे। इससे पहले हमारा कोई सत्ता परिवर्तन का विचार नहीं था। हमें पूरा विश्वास था स्टार्टिंग में कि जब सरकार खुद चल के हमारे पास आई है तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है सुचारू रूप से नहीं चल रही, इनमें परिवर्तन होगा। और जब सरकार ने अभी तक कोई बात नहीं सुनी है तो हम सब मिलकर बैठक करेंगे और उस बैठक में डिसाइड करेंगे कि कौन कौन चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन चुनाव का प्रचार करेंगे। इतनी लंबी लड़ाई है जीवन सिंह जी, और इससे पहले भी हमने खुद दिलपेटा पे बहुत बैकग्राउंड स्टोरी, चूंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि सरकार ने आपको किस तरीके से कमजोर करने के लिए संगठनों के नए संगठन खड़े किए, ये बहुत सारी चीजें आपने स्वयं में झेली, आपने स्वयं में अपने ऊपर मुकदमे झेले। आपको क्या लगता है इतनी लंबी लड़ाई के बाद जीवन सिंह शेरपुर खुद को क्या लगता है? लड़ाई है अन्याय के खिलाफ। जब कोई व्यक्ति एक विचारधारा के साथ लड़ता है तो उसके साथ लाखों लोग उस विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं। हम भी एक विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अन्याय के खिलाफ और असत्य के खिलाफ जब भी लड़ते हैं तो मुश्किलें आती है, पर जीत सत्य की होती है। और हमें पूरा विश्वास है कि भगवान भी हमारा साथ देगा और सत्य की विजय होगी। तो हम मुकदमों से नहीं डरते। और संगठन कितने भी बन जाए, आपने देखा ही है कि मुख्यमंत्री जी ने कितने संगठनों को बुलाया था, आंदोलन भी करा कि आंदोलन समाप्त हो जाए। न्यूज चैनलों के माध्यम से भी बोला गया कि आंदोलन स्थगित हो गया है। बहुत सारी रणनीति अपनाई। हमें संगठनों से, जिन संगठनों में काम करते थे उनसे हटाया भी सही, पर जो हमारे भाई थे, जो हमारे साथ जो सैनिक लड़ रहे थे, सर्व समाज के जो भाई थे, उनको हम पे विश्वास था और उन्होंने अपना विश्वास जताया और विश्व भर में करने सेना परिवार का डंका बजा। और लोगों ने बताया कि संगठन की आवश्यकता नहीं होती है, नेक इरादों की और सच्चे लोगों की आवश्यकता होती है। और हम पे विश्वास जताकर लाखों की संख्या में हमने जमहूरी मैदान को भरा और रिकॉर्ड बनाया। अब सवाल ये होता है कि अब एक आंदोलन की राह जहां होती है और आंदोलन से जब सियासत का रास्ता निकलता है, ये रास्ता बड़ा दूर, मैंने कई आंदोलनों में देखा फासला लंबा हो जाता है। अन्ना आंदोलन में हमने देखा कि आंदोलन कहां था, फिर आम आदमी पार्टी का उदय जरूर होता है, दिल्ली की सरकार सबसे सत्ता हासिल की होती है, लेकिन आंदोलन का स्वरूप और उस आंदोलन के स्वरूप को सियासत में ढालना, ये चुनौती को किस तरीके से देखते हैं? हम तो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और आंदोलन को हम कहीं ले जा नहीं रहे। ये आंदोलन चलता रहेगा, पर हम सत्ता में जाके जो हमारी व्यवस्था परिवर्तन हमको करना है उसकी लड़ाई हम सत्ता के अंदर जाके करें। क्योंकि हमने सब पे भरोसा करके देख लिया, सब पे विश्वास करके देख लिया, पर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। कितने ही नेता मंत्री हैं हमारे समाज के जो सर्व समाज की बात उठा सकते हैं, पर किसी व्यक्ति ने वहां जाके विधानसभा में कोई आवाज नहीं उठाई इन मांगों को पूरा किया जाए। किसान, हर विधानसभा में किसान है और बाहुल्य है। किसानों का दर्द यदि विधायक समझते तो उस आवाज को विधानसभा में उठाते। तो जीवन सिंह जी, अगर हम बात करें, जो भी दर्शक देख रहे होंगे, सब समाज के देख रहे हैं, सैनिक सैनिक देख रहे होंगे, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? हमारा यही संदेश है कि 11 तारीख को तो सरकार का दिया हुआ समय समाप्त हो चुका था और इस आने वाली 11 तारीख को जो हमने समझ दिया था वो भी समाप्त हो रहा है। उसके बाद सब पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सर्व समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। आप और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। पर आप और हमको एक दूसरे पे विश्वास करना होगा और मजबूती के साथ सरकारों के खिलाफ, इन तानाशाही सरकारों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आपको मुकदमों से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको जेल जाने से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी बदलाव आता है तो कई बलिदान होते हैं। और हम इस बात को माने कि हम सौभाग्यशाली पीढ़ी है कि किसी परिवर्तन के लिए हमारे बलिदान होंगे। तो आप और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। और सत्य इस दरमियान सरकार का कोई इस दरमियान तो सरकार का नुमाइंदा आता है, जीवन सिंह जी, इस दरमियान तो सरकार का नुमाइंदा आता है, मंत्री आता है, आपसे फिर बात करता है, थोड़ी मोहलत और मांगता है, तब अब बार बार मोहलत क्या देना? हमने 2 महीने होने के बाद उनको सारी चीजें बता दी थी कि आपके 2 महीने समाप्त हो चुके हैं, 1 महीना हमारा है। अब बार बार मोहलत क्या मांगना? क्या हो जाएगा मोहलत मांगने से? वो फिर बोल देंगे हम 1 महीना और, फिर बोल देंगे 1 महीना और फिर चुनाव हो जाएगा और फिर 5 साल उनसे ही लड़ना होगा। तो हम ये कतई नहीं चाहते कि अब ये चुनाव निकल जाए और फिर इनके वादों को ही सुनते रहे, क्योंकि ये वादे करते पूरे कभी नहीं करते। यानी जो आपने कहा था कि आगाज है, तो ये मान के चला जाए कि जो आगाज आपने कहा था कि जमहूरी मैदान का ये आगाज है, तो अंजाम इसका चुनाव परिणाम के तौर पर दिख सकता है? हाँ, चुनाव परिणाम के तौर पे भी दिखेगा और पूरे देश में दिखेगा। खाली एक मध्य प्रदेश की लड़ाई नहीं है। इस आंदोलन में खाली मध्य प्रदेश के लोग शामिल नहीं होते, पूरे हिंदुस्तान के हुए थे। ये विधानसभा पे भी जाएगा और लोकसभा पे भी जाएगा। और जहां जहां चुनावी साल है, जहां जहां चुनाव होने हैं, सब जगह हम सरकार को बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है और हमारी मांगे जो है वो जायज है कि नहीं, वो जनता बताएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीवन सिंह जी, आपने बहुत बेबाकी के साथ बात रखी और हमारा प्लेटफॉर्म भी बहुत बेबाकी के साथ बात रखता है, अगर किसी प्रभाव में आए। किसी न्यूज चैनल ने हमारी बात को प्रमुखता से रखा और सब लोगों तक पहुंचाया। आप लोगों से हमारा यही निवेदन है, सारे न्यूज चैनल से यही निवेदन है कि आप लोग
ही सत्य की आवाज उठा सकते हैं, किसी दबाव में ना आए और हमेशा सत्य की आवाज को उठाते रहें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद सिंह जी।